हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और जो आजकल हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं इसका आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आपके जीवन में निश्चित ही एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा होगा ये ज्ञान। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो सत्य कार्यवाद के विरुद्ध आपत्तियां, यानी इनका क्रिटिसिज्म थोड़ा सा करेंगे और सत्य कार्यवाद की महत्ता को भी जानेंगे, यानी इसकी इंपॉर्टेंस को भी, सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे। उससे पहले 2 मिनट मेंटल हेल्थ पे। आज का ज्ञान ये है कि अगर आसपास आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके काम में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति आपको रखना है, आपको उनसे भिड़ना नहीं है। ठीक है, आपको एक सकारात्मक अगर माहौल आपके जीवन में रखना है तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा करुणा भाव की दृष्टि से आपको देखना है कि ये उस तरह सक्षम नहीं है सोच पाने में जिस तरह से सामान्य लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो उनके प्रति आपको करुणा आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ऑब्जेक्शंस जान लेते हैं क्या है सत्य कार्यवाद के। सत्य कार्यवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए गए हैं। ये आक्षेप मुख्यतः असत्य कार्यवाद के समर्थकों के द्वारा दिए गए हैं, जिनमें न्याय वैशेषिक मुख्य है। पहला देखिए, सत्यकार्यवाद को मानने से कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या करना असंभव हो जाता है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में व्याप्त है तो फिर इस वाक्य का कि कार्य की उत्पत्ति हुई का क्या अर्थ है ना। यदि सूतों में कपड़ा वर्तमान है तब यह कहना कि कपड़े का निर्माण हुआ अनावश्यक प्रतीत होता है। दूसरा, यदि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कार्य की उत्पत्ति निमित्त कारण के द्वारा संभव हुई है, परंतु सांख्य का कार्य कारण संबंधी विचार निमित्त कारण का प्रयोजन नष्ट कर देता है। यदि तिलहन के बीज में तेल निहित है तो फिर तेली की आवश्यकता का प्रश्न निरर्थक हो जाता है। तो इसमें बता दे रहे हैं कि अगर जब पहले से ही है उसमें तो फिर किसी निमित्त कारण की क्या आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और मान लीजिए अब अगर इसका दूसरा काउंटर अगर हम करना चाहे इनके कह सकते हैं इनके फेवर में, तो ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर उसमें तिल ना हो तो फिर तेली का ही क्या औचित्य रह जाएगा। यानी सबका होना बहुत ज़रूरी है, तिल का होना ज़रूरी, तेली का होना ज़रूरी, जो तेल को निकालेगा और फिर आपको तेल मिलता है। तो इसलिए सबकी यहाँ पे महत्ता है, लेकिन यहाँ पे एक बीच वाले फैक्टर को छोड़ दिया गया ताकि हम इनका क्रिटिसिज्म कर सकें। ठीक है, तीसरा बता रहे हैं, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है तो कारण और कार्य के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि यह कारण है और यह कार्य है। यदि घड़ा मिट्टी में ही मौजूद है तो घड़ा और मिट्टी को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। इस प्रकार सत्य कार्यवाद कारण और कार्य के भेद को नष्ट कर देता है। चौथा, सत्य कार्यवाद कारण और कार्य की अभिन्न मानता है, यानी इनसेपरेबल मानता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी बात है तो कारण और कार्य के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग करना निरर्थक है। यदि मिट्टी और उससे निर्मित घड़ा वस्तुतः एक है तो फिर मिट्टी और घड़े के लिए एक ही काम का प्रयोग करना आवश्यक, एक ही नाम का प्रयोग करना आवश्यक है। पांचवा बता रहे, सत्य कार्यवाद का सिद्धांत आत्म विरोधी है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर कारण और कार्य के आकार में भिन्नता का रहना इस सिद्धांत का खंडन करता है। कार्य का आकार कारण से भिन्न होता है, इसका अर्थ यह है कि कार्य का आकार नवीन सृष्टि है। यदि कार्य का आकार नवीन सृष्टि है तब यह सिद्ध होता है कि कार्य का आकार कारण में असत था। जो कारण में असत था उसका प्रादुर्भाव कार्य में मानकर सांख्य स्वयं सत्य कार्यवाद का खंडन करता है। छठा बताया, सत्य कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य अभिन्न है। यदि कारण और कार्य अभिन्न है तब कारण और कार्य से एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए, परंतु हम पाते हैं कि कार्य और कारण के अलग अलग प्रयोजन हैं। मिट्टी से बने हुए घड़े में जल रखा जाता है परंतु मिट्टी से यह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। अब मिट्टी में कोई जल आप नहीं संग्रह करके रख सकते। जब आप उसका घड़ा बना लेंगे, उसको एक प्रक्रिया से गुजार लेंगे, तभी आप उसमें जल या अन्य कोई पदार्थ आप रख सकते हैं। तो समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या सिद्धांत है कि बार बार ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जब जो कार्य घटित होता है, यानी कि कह रहे हैं कि अगर मिट्टी में ही घड़ा था तो फिर घड़ा बनाने का क्या औचित्य रह जाता है, या उसको एक ही मान लें। लेकिन यहाँ पे एक निमित्त कारण, यानी जो कुंभकार होता है वो घड़े को बनाता है, तब जाके घड़ा बनता है। केवल मिट्टी स्वयं घड़ा नहीं बन जाती है। ठीक है, आगे देखिए, सातवां बता रहे,
यदि उत्पत्ति के पूर्व कारण में अंतर्भूत है तो हमें यह कहने की अपेक्षा कि कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई, हमें कहना चाहिए कि कार्य की उत्पत्ति कार्य से हुई। यदि मिट्टी में ही घड़ा निहित है तब घड़े के निर्मित हो जाने पर हमें यह कहना चाहिए कि घड़े का निर्माण घड़े से हुआ है ना। जार केम आउट ऑफ जार। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य कार्यवाद का सिद्धांत असंगत है। तो यहाँ इनका क्रिटिसिज्म हो गया। अब इसी सत्य कार्यवाद की महत्ता यानी सिग्निफिकेंस को हम जानते हैं। सत्यकार के विरुद्ध ऊपर अनेक आपत्तियां पेश की गई हैं, परंतु इन आपत्तियों से यह निष्कर्ष निकालना कि सत्य कार्यवाद का सिद्धांत महत्वहीन है सर्वथा अनुचित हो जाएगा। ठीक है, सांख्य का सारा दर्शन सत्य कार्यवाद पर आधारित है। सत्य कार्यवाद के कुछ महत्व पर प्रकाश डालना अपेक्षित होगा। सत्य कार्यवाद की प्रथम महत्ता यह है कि सांख्य अपने प्रसिद्ध सिद्धांत प्रकृति की प्रस्थापना सत्य कार्यवाद के बल पर ही करता है। प्रकृति को सिद्ध करने के लिए सांख्य जितने तर्कों का सहारा लेता है उन सभी तर्कों में सत्य कार्यवाद का प्रयोग है। डॉक्टर राधाकृष्णन का यह कथन है कि कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर विश्व का अंतिम कारण अव्यक्त प्रकृति से को ठहराया जाता है, इस बात की पुष्टि करता है। सत्य कार्यवाद की दूसरी महत्ता यह है कि विकासवाद का सिद्धांत सत्य कार्यवाद की ही देन है। विकासवाद का आधार प्रकृति है। प्रकृति से मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत इत्यादि तत्वों का विकास होता है। ये तत्व प्रकृति में अव्यक्त रूप से मौजूद रहते हैं। विकासवाद का अर्थ इन अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप प्रदान करना है। विकासवाद का अर्थ सांख्य के अनुसार नूतन सृष्टि नहीं है। इस प्रकार सांख्य के विकासवाद में सत्य कार्यवाद का पूर्ण प्रयोग हुआ है। सत्य कार्यवाद के अभाव में विकासवाद के सिद्धांत को समझना कठिन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हम अपने इस संसार में विकासवाद देखते हैं, जितना भी आपको विकास दिखता है वो इसी सत्य कार्यवाद के सिद्धांत से ही आया है, इसी पे आधारित है। अगर ये ना होता तो ये जो विकास है ये होता ही नहीं, ये रुक जाता विकास। ठीक है, तो कल जो हम लेने वाले हैं प्रकृति और उसके गुण लेंगे, यानी जानेंगे प्रकृति और पुरुष, ये सारे है ना 2 माने गए हैं सिद्धांत के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि सांख्य दर्शन कितना आवश्यक है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, आसपास जो भी ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा सा करुणा भाव से आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।